तो यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। तो बच्चा लोग देखो, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, ये सारी बातें हमने कही, यानी कि एसी फंडामेंटल के बारे में काफी जानकारी ले ली थी। फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर के बारे में भी जाना था। आज क्या करना है, इस पे आधारित हमें सवाल करना है। ध्यान रखना बेटा, देखिए हमारे पास दोनों मोड है, कहने का मतलब हम ऑनलाइन मोड से भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का ऐप आप प्ले स्टोर से स्टार्ट करिए, अभ्युदय बैच को चेक करिए। वहां पास आपको सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंप्यूटर के भी सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, ठीक है ना। और हम ऑफलाइन मोड में भी हैं। ऑफलाइन का मतलब हमारे क्लासों में जो हम, देखिए हम लखनऊ आलमबाग एरिया में हमारी कोचिंग है, तो TG2 और TG2 के यदि यानी कि यूपी PCL और यूपी आरवीएनएल, इन दोनों TG2 के लिए सब छात्र जो हैं वो कोचिंग आ रहे हैं, और उनकी पर डे 4 से 6 घंटे की क्लास चल रही है, ठीक है ना, जिसमें 4 घंटे उनको नई चीजें पढ़ाई जाती हैं, और बाकी का जो 2 घंटा है उस पे उन चीजों पे आधारित सवाल कराए जाते हैं, साथ ही साथ उनके रिवीजन कराया जाता है, ठीक है ना। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का फायदा उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी अच्छी खासा मौका है आप लोग के पास, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ मैं रफ कर दूं इसको, जिससे कि आपको जरा क्वेश्चन पढ़िए इतनी देर में आप सारे बच्चे। देखिए क्या दिया है, कोई भी प्रत्यावर्ती, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, क्या दिया है बेटा, ध्यान देखो। द पीक वैल्यू मतलब अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 200 वोल्ट, यानी कि किसी कोई बेटा ये क्या है, कोई एसी वोल्टेज है, ठीक है ना। एसी वोल्टेज का ग्राफ कैसा होता है, साइन वेव की तरह। ये एसी वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि ये अधिकतम, इसका बेटा अधिकतम मान कितना आ रहा है, 200 वोल्ट। अधिकतम मान को ही पीक वैल्यू बोलते हैं। अब क्या कह रहा है, कौन सी वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू। ध्यान से समझना बेटा, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, एवरेज वैल्यू बराबर आप लिखेंगे 2 गुणे मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान, अपॉन पाई। एक ये फॉर्मूला होता है, एक बेटा फॉर्मूला होता है किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान का, वो होता डायरेक्ट 0.637 में क्या करो, अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू का गुणा कर दो, मैक्सिमम वैल्यू का गुणा कर दो। तो आप देखो, ध्यान रखो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। देखो बेटा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो 2/पाई यानी कि 22/7 की वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मत इस्तेमाल करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कम से कम समय में करना चाहते हैं। तो देखो इस सवाल में आपको क्या दिया है, अधिकतम मान दिया है, औसत मान पूछ रहा है। तो औसत मान, ये वोल्टेज है बेटा, तो वोल्टेज का औसत मान कैसे लिखते हैं, V एवरेज, और ये बराबर क्या हो जाए बेटा, 0.637। अधिकतम मान क्या है, 200। ये सॉल्व करोगे कितना आ जाए बेटा, 127.4 वोल्ट, ठीक है ना। तो अब याद रखना, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का अगर अधिकतम मान दिया है तो उसमें 0.637 का गुणा कर दो, आपको कौन सा मान आ जाएगा, औसत मान, ठीक है ना। ये वोल्टेज और करंट किसी के लिए भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या है, 200 हर्ट्ज, द टाइम पीरियड्स विल बी। 200 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए आवर्तकाल क्या होगा। तो देखो बच्चा, हमने हमारे लेक्चर देखिएगा इससे पहले का, हमने क्या बताया, आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति, है ना, ये होता है, यानी कि T = 1/f। हाँ, ये फॉर्मूला सभी को पता। तो देखो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 200 हर्ट्ज दिया है। अब आपसे T पूछ रहा है, तो T बराबर क्या कर दो, 1/200। जरा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, बत करिए, बताइए कितना आ रहा। ये बेटा आएगा 0.005, ध्यान रखना, सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड है क्या, टाइम पीरियड क्या है, एक तरह से देखो तो ये समय ही तो है ना, वह समय जिसमें कोई प्रत्यावर्ती राशि अपना एक पूर्ण चक्कर करती है। तो किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का अगर आवृत्ति f है तो वो कितना समय लेगी एक पूर्ण चक्कर करने में, कैपिटल T, उसी को आवर्तकाल कहते हैं, और ये हुआ फॉर्मूला, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
विच सर्किट एलिमेंट्स विल अपोज द चेंज इन सर्किट करेंट, कौन सा परिपथ घटक परिपथ धारा के बदलाव का विरोध करता है। इस देखो ये प्रश्न अभी थोड़ा पहले आ गया है, इसको आज ही हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी जो आपका इंडक्टेंस होता है ना, इंडक्टेंस, कलर चेंज कर दें, ये देखो इंडक्टेंस क्या करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। कैपेसिटेंस क्या करेगा, वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, वो धारा का प्रवाह का विरोध करता है। इसकी बात हम डीप में करेंगे, अभी फिलहाल किस पे टिक कर लीजिए, इंडक्टेंस ओनली, ठीक है। फिर अब देखो क्या ये, किसी प्रत्यावर्ती धारा का पीक फैक्टर उसके उच्चतम मान एवं आरएमएस मान का अनुपात होता है। इसका मान होता है, इसका मान कितना होता है, देखिएगा, पीक फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल क्या मतलब इससे पहले के आज ही के लेक्चर में मैंने बताया था, जो पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर ये होता है बच्चों अधिकतम मान या पीक वैल्यू। चलो पीक फैक्टर है तो नाम इसको पीक से ही लिखे, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कलर पता नहीं दिख रहा कि नहीं, हाँ थोड़ा बोर्ड देखो, पीक फैक्टर तो यह होता है बेटा पीक वैल्यू, यानी कि अधिकतम मान बटा आरएमएस वैल्यू, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, इसका अनुपात कितना होता है, ये खुद ही बता रहा है कि ये होता है रेती भैया। अब देखो पीक वैल्यू क्या क्या लिखते हैं, जैसे मान लो वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज की अधिकतम मान को वीएम लिखते हो, अपॉन आरएमएस मान को क्या लिखते हो, वीएम बटा √2। यहाँ तो वीएम वीएम कैंसिल हो गया, पीक वैल्यू, मान लो वोल्टेज है उसकी बात, करंट भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो पीक वैल्यू क्या हुआ, ये √2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आया, √2। समझ में आई बात। तो पीक वैल्यू किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का क्या होता है भैया, क्या होगा, √2, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसका मान आता कितना है, √2 का मान आता है 1.41, ठीक है। तो यहां पास 1.41 नहीं दिया, क्या दिया है, √2 बी, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही था, बी, है ना, हाँ। और उसके पिछले क्वेश्चन में ए, ठीक। चलो अब देखो फिर से वैसे ही क्वेश्चन देखो एक तरह से आया है ना, इससे पहले जो हम कर चुके हैं, 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल कितना होगा, सेम सवाल आ गया। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। किलो हर्ट्ज है बेटा, किलो हर्ट्ज मतलब 2000 हर्ट्ज, किलो को हर्ट्ज में बदल दो, 2000, 2 किलो का मतलब 2000 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा, वही चीज, टाइम डायरेक्ट रख दो 2000। अब जरा बताओ जल्दी से कितना होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचिए जरा, खुद से करने की कोशिश करो। ये होगा बेटा 0.2 मिली सेकेंड, सही है ना। तो कौन सा आंसर है, 0.2 मिली सेकेंड, ए, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे रहा हूँ। चित्र में दिखाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा ये क्या दिया है भैया, देखो ये ज्यादा ध्यान दो क्या है, ये कुछ ऐसे लाइन खींचा है ऐसा, और कह रहा है ये 0.1 सेकेंड है। सेकेंड का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये कुछ समय की बात कर रहा, और ये आपसे आवृत्ति पूछ रहा। तो समय और आवृत्ति में कुछ रिलेशन तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आवर्तकाल बराबर 1/फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा अब देखो इतना सारे बच्चे इधर देखो, यहाँ क्यों इसमें क्या कंफ्यूजन होती है। मान लो बेटा ये कंप्लीट साइकिल है, वोल्टेज या करंट कोई भी हो सकता है, ये वोल्टेज भी हो सकता है या करंट भी हो सकता है, प्रत्यावर्ती राशि का कंप्लीट साइकिल है। तो एक कंप्लीट साइकिल करने में कितना समय लगता है, आप सभी लोग को पता है। अगर ये बेटा टी है, ठीक है, ये टी है, तो एक कंप्लीट साइकिल में करने में कितना समय लगेगा, कैपिटल टी, इतना समय लगता है एक कंप्लीट साइकिल करने में। अच्छा कोई कहे अर्ध चक्र हाफ साइकिल में कितना टाइम लगेगा, तो कितना लगेगा, T/2 लगेगा। अच्छा एक ही बताओ, अगर कोई कहे कि यहां से इस पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू से निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू से निगेटिव साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये और ये कितना समय होगा, तो क्या ये T/2 टाइम होगा, है ना।
ये क्या होगा t/2। पॉजिटिव पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू के बाद जो निगेटिव का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा उनके बीच का समय कितना होगा t/2। अच्छा, अगर ये ग्राफ और आगे हम बढ़ाते, तब ये देखो पहला पॉजिटिव मैक्सिमम और ये दूसरा पॉजिटिव मैक्सिमम, इनके बीच का कितना टाइम होता, कैपिटल टी। लेकिन दो क्रमागत, यानी कि ये क्या कह रहा है, एक पॉजिटिव का मैक्सिमम और एक क्या हो निगेटिव का मैक्सिमम, तो इनके बीच का समय कितना होता है t/2। यानी कि यह जो समय गिवन है बेटा, ये आपको दिया है t/2। तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा तो पहले t निकालो। तो देखो t/2, 2t/2 कितना दिया, 0.1, इतना ही है ना, हाँ 0.1 सेकेंड। तो जरा बताओ t कितना होगा, 0.2 सेकेंड, सही है ना। अच्छा, अब t आ गया तो आवृत्ति कितनी होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि f कितना होगा बच्चा, 1/t। तो 1/t कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना करोगे 2 सेकेंड। और 0.2 की 1/0.2 कितना आएगा, 1/0.2 कितना आएगा, 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, एक बार देख जरूर लीजिएगा। अगला देखो बेटा क्वेश्चन, इसको आप लोगों को खुद से हल करना है, ठीक है ना। अगला सवाल आपको खुद से ही हल करना है। देखो चित्र में दी गई तरंग का प्रभावी मान क्या होगा, ध्यान समझो बेटा। प्रभावी मान, तो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू या आरएमएस मान को ही क्या बोलते हैं, प्रभावी मान। ये बात याद रहेगी। यानी कि आरएमएस मान कहो चाहे प्रभावी मान कहो, या प्रभावी मान कहो आरएमएस मान कहो, ठीक है। अब जरा सोचो, मैंने इससे पहले पढ़ाया है ना, कि अगर किसी प्रत्यावर्ती राशि का, जरा देखो बेटा, यहां से यहां तक का मान कितना दिया है, यहां से यहां तक, यानी कि अधिकतम मान, ये अधिकतम मान है ना, कितना दिया है 537। अधिकतम मान बेटा 537 है। अच्छा, यह वोल्टेज होगा तो यहाँ वोल्ट होता, अगर ये करंट का ग्राफ होता तो यहाँ एम्पियर होता, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑब्जेक्टिव में वोल्ट दिया है, यानी कि ये एक वोल्टेज का क्या है, ग्राफ है, उससे परेशान ना होना बेटा। ये क्या बता रहा है कि इस वोल्टेज का अधिकतम मान, यानी कि Vm, अधिकतम मान ये लिखते हो कितना है 537। अब आपसे क्या पूछ जा रहा, आपसे कह रहा कि आप इसकी प्रभावी यानी कि आरएमएस वैल्यू बताएंगे। तो देखो बेटा, हमें पता है किसी भी प्रत्यावर्ती राशि चाहे वोल्टेज या करंट हो, उसका आरएमएस मान होता है अधिकतम मान बटा √2। पहला फॉर्मूला ये होता है बेटा, क्या होता है, अधिकतम मान बटा √2। दूसरा बेटा फॉर्मूला होता है जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करेंगे, इसी को सॉल्व करते हैं तो ये आता है Vm। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करो, ये वाला, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। तो देखो Vrms करते हैं 0.707, Vm कितना है बच्चों 537, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कितना आएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत है नहीं, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा सारे बच्चे, क्या लिखा है। एक एसी परिपथ में, यूपी आरबीएनएल में आया क्वेश्चन है, एक एसी परिपथ में वैद्युत धारा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है, I बराबर 14.14 साइन ओमेगा टी प्लस बाई π/6। इसका आरएमएस और फेज कोण क्या होगा। देखो बेटा, करंट आपको एक समीकरण के रूप में दी है, कितनी है 14.14 साइन ओमेगा टी प्लस π/6, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका कौन सा मान बताना है, हमें कौन सी मान बताना है बच्चों, आरएमएस, है ना। तो आरएमएस वैल्यू पता होने के लिए, यानी कि हमें चाहिए कौन सी वैल्यू, आई आरएमएस। अभी मैंने बताया था आई आरएमएस चाहने के लिए हमें पहले आईएम चाहिए, तो अगर उसमें बटा √2 कर दें, या आईएम में ही 0.07 का गुणा कर दें, तो भी हमें आ जाएगा आई आरएमएस। तो हमें जरूरत किसकी पड़ रही है, आईएम की।
अच्छा, अब सर बताइए आईएम तो यहाँ दिया नहीं है, तो क्या किया जाए? तो देखो बेटा, ऐसे सवाल में क्या करते हैं हम, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड करंट की इक्वेशन से। तो करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हो? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा, इस रूप में लिखा जाता है बेटा। तो इससे तुलना करो जरा, तुलना करोगे तो आई एम की जगह क्या है? 14.14 है या 14.14 है, यानी कि हमें तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ आई एम बराबर 14.14, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब बेटा आ जाओ किस पे, अब बात करते हैं आई आर एम एस की। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा? 0.707 गुणे 14.14। ठीक है ना? तो जरा सारे बच्चे जल्दी से इसको हल करके बताओ कितना आ रहा है उत्तर, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ये आएगा बेटा आपका 10 10 एम्पियर आई आर एम एस, 10 एम्पियर कौन सा? ठीक है, अब लेकिन एक और चीज पूछा, फेज कोण भी बताओ, है ना, फेज कोण। तो ये बेटा जो एंगल दिया है ना, ये यही होता आपका फेज एंगल, फेज एंगल, फेज कोण। तो फेज एंगल या फेज कोण क्या होगा भैया? फेज एंगल, ठीक, इसे अल्फा बोलते हैं। अल्फा कितना हो गया? पाई/6। पाई/6 को बेटा डिग्री में बनाओगे तो यहाँ 180 लिखो डिग्री, और बटा 6 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो देखो आरएमएस मान 10 है, फेज एंगल फेज कोण कितना है? 30। तो 10 30, ऑप्शन ए सही है। आज के सारे सवाल में हमको लगता है ऑप्शन ए ही सही आ रहा। चलो इससे क्या मतलब है, अगला सवाल देखो बेटा। देखो एक संतुलित 3 फेज स्टार कनेक्टेड प्रणाली में प्रत्येक फेज में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो न्यूट्रल तार में विद्युत धारा क्या होगी? देखिए जो बच्चे हमारी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि अभी हम सिंगल फेज सिस्टम पे, हम 3 फेज पे नहीं पहुंचे। जब 3 फेज पहुंचेंगे तो इस चीज को बता देंगे। हाँ याद रखना, बैलेंस सिस्टम अगर है तो न्यूट्रल वायर में धारा की मान कितना होता है? 0। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक प्रत्यावर्ती तरंग के एक पूर्ण चक्र में विद्युत डिग्री क्या होता है? एक प्रत्यावर्ती तरंग के एक पूर्ण चक्र में, देखो बेटा, वोल्टेज या करंट कोई प्रत्यावर्ती राशि है, इसका एक कंप्लीट चक्कर जो होता है ना, यहां से यहां तक ये कंप्लीट चक्कर हुआ, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में बताना चाहें तो इसको बेटा बताएंगे पाई, इसको बताते हैं 2 पाई। समझ रहे हो? यह जो बेटा यह मैक्सिमम वैल्यू किस पे आती है? तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो? पाई/2। निगेटिव किस पे आता है? ये 270 डिग्री पे आता है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई/3। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब देखो क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती तरंग के लिए पूर्ण चक्कर में विद्युत डिग्री क्या है? इलेक्ट्रिकल एंगल। ठीक है, तो अभी इतना जानो बेटा कि आप यहां से एक कंप्लीट साइकिल 0 से चला 180 तक हाफ हुआ, फिर 180 से चला 360 पे कंप्लीट हो गया, तो कितना एंगल की जरूरत पड़ती है? 360 डिग्री। अगर ध्यान रखना बेटा, अगर डिग्री की जगह रेडियन में दिया होता तो ये कितना दिया होता? 2 पाई। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना सभी लोग। चलो अब देखो क्या है, दिए गए फिगर में जो भी फिगर दिया गया है, द फिगर सो दैट द एसी क्वांटिटी आर, ठीक है, क्या है ऑप्शन है? फेज में है, आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज करंट लैगिंग, आउट ऑफ करंट लीडिंग। देखो बेटा ये चीज मैंने आप लोग को इससे पहले के लेक्चर में बताया है कि जब दो राशियां, दो ग्राफ, जैसे मान लो एक ये है और एक मैं दूसरा रंग ले लूं, एक ये है बेटा, दिख रहा? ये मान लो बी है हरा वाला, और लाल वाला क्या है? ए। ए और बी दो राशियां हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती राशि हैं। अब क्या देख रहे हैं आप? ए और बी एक साथ क्या हो रहे हैं? मैक्सिमम, और एक साथ क्या हो रहे हैं? मिनिमम, और एक ही साथ जीरो हो रहे हैं। यानी कि बेटा जब एक साथ मैक्सिमम हो, एक साथ जीरो हो, तो यानी कि यह दोनों क्या है? यह दोनों समान, यानी कि ए और बी समान कला, समान कला मीन्स सेम
सेम फेज में होंगे, तो समान कला में होंगे, यानी कि इसको एक और चीज बोल सकते हैं, बोथ आर इन सेम फेज, यानी कि दोनों किस में होंगे, समान कला में, बोथ आर इन सेम फेज, फेज में होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए, इसमें भी पहला ही ऑप्शन सही निकला, याद रहेगा। हाँ, अगर ए और बी में बेटा ध्यान रखना, अगर ए पहले मैक्सिमम हो रहा, बी बाद में हो रहा, तो ए लीडिंग बी लैगिंग। अगर बी पहले मैक्सिमम जा रहा है, ए बाद में जा रहा है, तो क्या होगा, बी लीड करेगा, ए लैग करेगा। चलो देखो, प्रत्यावर्ती तरंग रूप में यानी कि अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म में आरएमएस कितना होता है, ठीक है। तरंग रूप यानी कि डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर्म, फिर डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल पर निर्भर करता है, सदैव क्या होता है, सदैव स्थायी होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा सोच के बताओ क्या होगा इसका उत्तर, सभी लोग बताइए, सोचिए और बताइए क्या होगा। देखो बेटा सारे बच्चे, हमने अभी तक आप लोग को बताया है, जो आरएमएस वैल्यू किसी भी क्वांटिटी की होती है, आरएमएस वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखना, वो बराबर होती है अधिकतम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कह लो, बटा √2, यही होता है ना। क्या इसमें कहीं फ्रीक्वेंसी आ रहा है, नहीं, कहीं आवर्तकाल आ रहा, नहीं, और क्या यह हर समय कांस्टेंट होगा, तो भैया ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पीक वैल्यू पे, जिसका जितना पीक वैल्यू होगा उसका उतना आरएमएस होगा, है ना। मान लो दो तीन वेव फॉर्म है या दो तीन वोल्टेज हैं, सबका पीक वैल्यू अलग अलग होगा, तो सबका आरएमएस भी अलग अलग होगा। तो देखो, पहला आवर्तकाल पे निर्भर नहीं करेगा, आवृत्ति पे निर्भर नहीं करेगा, सदैव कांस्टेंट नहीं होगा, तो तरंग रूप में आयाम पर निर्भर करेगा। आयाम बेटा, ये पीक वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, अधिकतम मान भी बोलते हैं, अधिकतम मान भी बोलोगे, साथ ही साथ इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक और चीज, आयाम। आयाम मीन्स उसका अधिकतम मान, ठीक है, एम्पलीट्यूड। चलो अगला, सारे आंसर आज ए ही ए दिख रहे हैं, क्या बात है, हाँ। चलो इससे परेशान ना हो, ये नहीं कि अब जो सारे सवाल में ही देखो क्या है, एसी परिपथ में एसी मीटर क्या मापता है, याद रखना बेटा, प्रत्यावर्ती राशियों को हम किस मान से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम प्रत्यावर्ती राशियों का कौन सा मान स्टैंडर्ड मान है जिससे हम प्रत्यावर्ती राशियों को व्यक्त करते हैं। तो मीटर जो हमारे मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, मापक यंत्र, वो हमें क्या करते हैं, वो भी व्यक्त कर रहे हैं कि इतना एसी वोल्टेज, इतना एसी करंट है। तो मीटर या कोई इंसान, ठीक है, या कोई नोटिस बोर्ड पे अगर प्रत्यावर्ती राशि का कोई भी मान लिखा है, तो वो उसका कौन सा मान होता है, आरएमएस वैल्यू, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखिए, ये तो सेम ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, है ना। द इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज, हाँ वहाँ करंट है, यहाँ वोल्टेज है, चलो फिर से जल्दी तो कर लो। वोल्टेज की इक्वेशन क्या है भैया, बी इक्वल टू, दिख नहीं रहा क्या है, हाँ 300 साइन 2 पाई एफ टी। अब बच्चे सोचेंगे सर ये 2 पाई एफ टी क्या है, तो देखो भैया 300 साइन 2 पाई एफ टी को क्या बोलते हैं, ओमेगा टी ना, तो घबराइए मत, बात वही है। अच्छा अब क्या कह रहा, इसका आरएमएस वैल्यू बताओ। तो क्या करना है, ऐसे समीकरण जब भी दिए जाएं तो इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराओ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, वीएम साइन ओमेगा टी, ये होता है। अब अगर बेटा यहाँ प्लस माइनस कुछ होता तो यहाँ भी प्लस माइनस अल्फा कर ले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो बेटा, कंपेयर अगर तुलना करें इन दोनों को, मान लो इक्वेशन 1 है और स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका 2 है, दोनों को कल्पना करोगे, वो तुलना करोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 आया। तो इस वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, 300/√2, और 300 बटा, या डायरेक्ट 0.70 से इसको गुणा कर दो, सबसे बढ़िया तरीका। लेकिन इसमें तो क्या दिया है, अच्छा ये ऐसे ऑप्शन है, ये भी बेटा ऑप्शन है, आज सारे ही ऑप्शन ऐसे ही हैं, कोई भी अभी तक ऑप्शन और कोई दूसरा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, भारत में आपूर्तित आवृत्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट कितनी दी गई है। देखो बेटा, हमारे देश में ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कितने पे करिए, 50 हर्ट्ज पे, ठीक है ना। यानी कि हमारे देश में
क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है वो कितना है, 50 हर्ट्ज। फिर भी कुछ कम ज़्यादा होने की गुंजाइश हुई, क्योंकि सारी चीज़ें मशीन नेटवर्क पर डिपेंड कर रहा, कुछ चीज़ें डिस्टरबेंस हो जाता है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। लेकिन कितनी अनुमति है इस परिवर्तन में, कितने की अनुमति है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन डी, कितना, ±3% की अनुमति है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अगला कोई क्वेश्चन है। हाँ, देखो किसी भी क्षण अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट की परिमाण को कहा जाता है। मैंने बताया है आप लोग को इससे पहले की वीडियो में, अगर मान लो कोई वोल्टेज या करंट का ग्राफ दिया, अब आपसे कोई कह रहा कि इस समय पे वैल्यू बताओ, T1 पे मान बताओ, तो आप क्या करोगे, T1 पे मान इस निकालने के लिए ऐसे ऐसे देखोगे। मान लो वोल्टेज है तो क्या मान आ रहा, मान लो V1, कोई कहे T2 पे मान बताओ, तो आप देखें तो T2 पे मान आ रहा है V2। कहने मतलब प्रत्यावर्ती राशि में किसी भी क्षण जो भी वैल्यू आप प्राप्त करेंगे उसे क्षणिक या इंस्टेंटेनियस वैल्यू मान, इंस्टेंटेनियस में तत्कालिक मान बोलते हैं। किसी भी क्षण या किसी भी काल में जो भी मान आएगा उसे क्या बोलेंगे हम, तत्कालिक मूल्य। ठीक है, जैसे यहाँ बेटा T1 पे क्या मान आया V1, T2 पे क्या मान आया, T2 पे मान आया V2, तो ये V1 V2 इस V वोल्टेज का कौन से मान है, तात्कालिक या क्षणिक या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। चलो आगे चलते हैं। हाँ, क्या लिखा है, धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव कम होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है, जरा सोचो। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विथ रिस्पेक्ट टू आरएमएस वैल्यू। देखो बेटा, एवरेज वैल्यू जो है वो है 0.637 और अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। किसी प्रत्यावर्ती राशि का एवरेज यही होता है वैल्यू। ठीक, और किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का आरएमएस वैल्यू कितना होता है, 0.707, ये मैक्सिमम वैल्यू। यही दो फॉर्मूले हमने जानते हैं। अब जरा सोच के देखो इन दोनों में कौन ज्यादा कौन कम है, आरएमएस ज्यादा है एवरेज कम है। हाँ, तो आरएमएस ज्यादा है एवरेज कम है, तो धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से क्या होगा, औसत मान हमेशा कम रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, है ना। देखो एवरेज वैल्यू कम होगी आरएमएस से। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द पीरियोडिक टाइम ऑफ वेव फॉर्म इज 2 मिली सेकेंड। कोई भी बेटा वेव फॉर्म है, ठीक है, पीरियोडिक टाइम मतलब वही बेटा, पीरियोडिक टाइम को ही हम कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है ना, टाइम पीरियड। किसी वेव फॉर्म का टाइम पीरियड है 2 मिली सेकेंड है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति कितनी होगी। सोचो बेटा, टाइम पीरियड टी दिया है 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड को बेटा क्या लिख सकते हो, 2 × 10⁻³ पहले सेकेंड बदल लो। अब आपसे आवृत्ति पूछ रहा है तो 1/t होता है, 1/t होता है तो कैसे लिख सकते हो ये। ठीक, अच्छा 10⁻³ ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो ये 10⁻³ हो जाएगा बटा 2। अब जरा सोचो इसको सॉल्व करोगे, 1000/2 करोगे तो कितना आएगा, 500 आएगा भाई। ऊपर ये 1000 है बटा 2, कितना आया, 500 हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, अच्छा अब देखिए मेरी बात, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती जो बेटा अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल ऑफ एसी सर्किट है, ठीक है ना, इसमें बहुत क्वेश्चन है। जैसे अभी परिपथ पे सवाल आने बचे हैं, अभी पावर, कौन कौन से पावर बेटा जो पढ़े, अपेरेंट पावर, आभासी पावर, एक्टिव पावर, है ना, जिसे हम कहते हैं एक्टिव पावर, फिर रिएक्टिव पावर, मतलब पावर पे भी कई सवाल आएंगे। पावर फैक्टर बेटा एक होता है, कॉस फाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हमें पढ़ना है और इस पे सवाल आएंगे और आज ही इसको पढ़ना है। ठीक है ना, तो चलो अब आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या है, वही चीज़ है बेटा, हमारी यूथ इंजीनियर्स एकेडमी, हम जो हैं, हम एसएससी जेई के भी हमारे पास छात्र आते हैं बहुत सारे पढ़ने। ठीक है ना, कौन कौन से ब्रांच के, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और साथ ही साथ TG2 इलेक्ट्रीशियन के भी छात्र हमारे कोचिंग में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।